बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 69 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसलिए बेहतर ये है कि हम किसी खुशफहमी का शिकार होने की बजाय अपना बंदोबस्त कर लें। तुम ठीक कहती हो। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हिंदुस्तान के पुलिस और इंटेलिजेंस रा को तो हम सबसे ज्यादा मतलूब थे। हमने उन्हें जो नुकसान पहुंचाया था उसका अदाला मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर कोई मुजरिम भी हमें पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है तो उसके सारे गुनाह माफ किए जा सकते थे। वेटर हमारी मेज की तरफ आया तो मैंने उसको बिल अदा कर दिया। सुतेश मेहता ने अभी तक हमें नहीं देखा था। हमारे अगरचे लिबास बदले हुए थे मगर चेहरे तो वही थे। वो मैं देखते ही पहचान लेता। अगर हम रेस्टोरेंट के मरकजी दरवाजे से बाहर निकलते तो उसके सामने से गुजरना पड़ता। इस तरह वो यकीनन हमें देख लेता। इसलिए हमने अपनी जगह से उठकर उस बगली दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिससे सुतेश मेहता अंदर दाखिल हुआ था। उस तरफ सुतेश मेहता की पूछ थी, इसलिए वो हमें नहीं देख सका। रेस्टोरेंट का वो बगली दरवाजा एक तंग सा बाजार था। छोटी छोटी दुकानें थी और बेपनाह हुजूम था। रास्ता चलना दुश्वार था। उस हुजूम में किसी मनचले ने रत्ना के बाजू पर चुटकी काट दी। रत्ना सिसक उठी। उसके साथ ही वो तेजी से पलट गई। वो आदमी लोगों को धक्के देता हुआ निकलने की कोशिश में था लेकिन रत्ना ने चील की तरह पलटकर उसे झपट लिया और उस पर थप्पड़ों और गुंसों की बारिश शुरू कर दी। मैं 2 कदम आगे निकल चुका था। शोर सुनकर पीछे मुड़ा तो ये तमाशा देखकर उस तरफ लपका। हरामी कुत्ते के पल्ले! रत्ना उस शख्स के बाल झुंझोड़ते हुए चीख रही थी। क्या समझ रखा है तुमने? चुटकी काटी घर माँ बहन नहीं है क्या? और फिर औरतों वाली रवायती गालियों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से रत्ना को खींच कर अलग किया। हम किसी झगड़े के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। और फिर वही हुआ जो इस मौके पर हुआ करता है। 2-4 राहगीरों ने उस शख्स को पकड़ लिया और उसकी धुनाई शुरू कर दी। मैं रत्ना को खींचता हुआ वहां से दूर ले गया। रत्ना दूसरे हाथ से अपना बाजू सहला रही थी। कंधे से जरा नीचे बाजू पर नील पड़ गया था। अपना बाजू सहलाते हुए मुसलसल उस शख्स को गालियां बक रही थी। बस अब खामोश हो जाओ, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा, अगर तुम मुझे वहां से ना खींच लेते तो मैं इसका खून पी जाती। रत्ना बोली। मैं बड़ी मुश्किल से रत्ना को खामोश करा सका और फिर हम तेज तेज कदम उठाते हुए एक दूसरे इलाके में पहुंच गए। इसी दौरान मैं अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखे हुए था। हम लारी अड्डे की तरफ ही गए थे। वहां भी निगरानी थी और मशकूक लोगों से पूछगछ की जा रही थी। हम एक बारूनक चौराहे के एक तरफ फुटपाथ की रेलिंग के साथ खड़े थे। उस वक्त एक तरफ कार का ट्रैफिक सिग्नल बंद था। 2-3 कारें खड़ी थी। सफेद रंग की एक और कार उनके पीछे आकर रुक गई। इधर उधर देखते हुए मेरी नजरें उस सफेद कार पर पड़ गई। अरे! मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या हुआ? रत्ना ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो देखो, सफेद कार में वो समित्रा है। मैंने उसकी तरफ इशारा किया। हाँ वही है। रत्ना गोया चीख उठी। उस वक्त सिग्नल तब्दील हो गया। मैंने समित्रा को आवाज दी लेकिन ट्रैफिक हरकत में आ चुका था। गाड़ियों के शोर में मेरी आवाज दब गई। मैं रेलिंग के पाइप के नीचे से निकलकर समित्रा को पुकारता उस तरफ लपका लेकिन उस वक्त एक और कार मेरे रास्ते में आ गई। ड्राइवर ने चीख कर शायद मुझे कोई गाली भी दी थी। वो कार आगे बढ़ी तो समित्रा वाली कार सिग्नल पार करके चौराहे के दूसरी तरफ पहुंच चुकी थी। मैं मुख्तलिफ गाड़ियों से बचता हुआ वापस आ गया। कमबख्त वो कार वाला बीच में ना आता तो मैं समित्रा तक पहुंच ही जाता। मैंने कहा, कार का नंबर भी नहीं देख सका। मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो जिंदा है लेकिन हैरत इस बात पर है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रत्ना ने कहा, उसके पास कार की मौजूदगी ये बात साबित करती है कि उसने यहाँ बाकायदा रिहाइश इख्तियार कर रखी है। मैंने कहा, बहरहाल हम उसे तलाश कर लेंगे। कोटपतली इतना बड़ा शहर तो नहीं। 2-4 रोज में उसे आसानी से तलाश किया जा सकता है और उसके लिए हमें 24 घंटे सड़कों पर घूमना पड़ेगा। रत्ना ने कहा, बहरहाल अब घर चलने का इरादा है या नहीं? मैं बुरी तरह थक गई हूँ। इस वक्त 4 बज रहे थे। शिशावरी भी परेशान होगी। ओह, वक्त गुजरने का तो एहसास ही नहीं रहा। आओ उस सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर एक कप चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। मैंने एक तरफ इशारा किया। हम सड़क पार करके उस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। हम ज्यादा देर वहां नहीं बैठे। चाय पीते ही रवाना हो गए। मुझे उस इलाके का नाम भी मालूम नहीं था जहाँ कच्ची बस्ती में परबत सिंह का ढाबा था। अलबत्ता रास्तों की निशानदेही थी। हम एक ऑटो पर बैठ के और मैं ड्राइवर को रास्ता बताता रहा। ऑटो को हमने उस कच्ची बस्ती से दूर ही छोड़ दिया और बाकी रास्ता पैदल तय करते हुए कच्ची बस्ती में दाखिल हो गए। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो 5:30 बज रहे थे। शिशावरी वाकई परेशान थी। वो मैं देखते ही बरस पड़ी। तुम लोग शायद भूल गए थे कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। वो बारी बारी हम दोनों को घूरते हुए बोली। हम भूले नहीं थे। मैंने उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। हम सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए शहर में घूम रहे थे और वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। इस दौरान ऐसे चेहरे भी नजर आए जिनकी वजह से हम उलझ कर रह गए। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे रास्ते में सुतेश मेहता और समित्रा के बारे में बताने लगा। समित्रा को तो वो बिल्कुल नहीं जानती थी। अलबत्ता सुतेश मेहता का नाम उसने जरूर सुन रखा था। समित्रा को तो वो बिल्कुल नहीं जानती थी। अलबत्ता सुतेश मेहता का नाम उसने जरूर सुन रखा था। शहर की क्या सूरत-ए-हाल है? शिशावरी ने पूछा। तशवीशनाक, मैंने जवाब दिया। पुलिस को यकीन है कि हम जंगल से निकलकर इस तरफ आए होंगे या आएंगे, इसलिए हमारी तलाश जारी है। लारी अड्डे पर तो बाकायदा निगरानी हो रही है। शहर से बाहर जाने वाले लोगों को चेक किया जा रहा है। होटलों में भी चेकिंग हो रही है। मेरा ख्याल है हमें 2-4 दिन इंतजार करना पड़ेगा।
मेरे ख्याल में हमें इससे पहले ही कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, शिशावरी ने कहा। ये परबत सिंह भरोसे का आदमी नहीं है। कोई खास बात? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वो 4-5 चक्कर घर के अंदर लगा चुका है, शिशावरी ने कहा। हर मर्तबा मेरी तरफ इस तरह देखता रहा जैसे नजरों ही नजरों में खा जाने का इरादा हो। तुम दोनों कम वक्त हो ही ऐसी। अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता था। बड़े बाजार में एक आदमी ने रत्ना को खा जाने की कोशिश की, उसका बाजू देखो, अभी तक नील पड़ा हुआ है, मैंने कहा। और फिर रत्ना ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शिशावरी कुछ कहना चाहती थी कि परबत सिंह भी आ गया। कहो साहब, कुछ पता चला उनका? उसने पूछा। मेरा ख्याल है वो लोग अभी तक उस जंगल से बाहर नहीं आए, मैंने कहा। हम पुलिस हेडक्वार्टर गए थे, उन्हें शहर में तलाश भी किया जा रहा है और जंगल से आने वाले रास्तों पर भी पहरा बिठा दिया गया है। मेरा तो ख्याल है कि वो जंगल से जिंदा बचकर नहीं निकल सकेंगे, परबत सिंह ने कहा। उस जंगल में खूनख्वार दरिंदे इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं कि किसी इंसान का बच निकलना मुश्किल है। शेर वगैरह करीब की बस्तियों से भी इक्का दुक्का लोगों को उठाकर ले जाते हैं। हम तो उस जंगल से ही होकर आए हैं, मैंने कहा। तुम किस्मत के धनी हो साहब, परबत सिंह ने कहा। शिशावरी देवी ने तो चाय पी ली है, आप दोनों के लिए चाय भिजवा दूं? नहीं, हम भी चाय पी कर आए हैं, मैंने कहा। परबत सिंह के जाने के बाद मैंने थैले में से कपड़े निकालकर अपना जोड़ा अलग कर लिया। वो जोड़ा जीन्स और टी शर्ट पर मुश्तमिल था। तुम दोनों के ये लिबास ही फसाद की जड़ है जो तुम लोगों ने पहन रखा है, मैंने कहा। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, तुम भी इसी वक्त कपड़े बदल लो। मैं अपने कपड़े उठाकर दूसरे कमरे में आ गया। रत्न ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। कपड़े बदलने के बाद मैं उसी कमरे में आकर एक चारपाई पर लेट गया। रत्ना और शिशावरी दूसरी चारपाई पर लेट गई। उस वक्त उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो भी अगरचे राजस्थानी थे, मगर उससे पूरा जिस्म छुप गया था। रात 10 बजे हमने खाना भी खा लिया। मेरा ख्याल था हम जल्दी सो जाएंगे, मगर 11 बजे के करीब परबत सिंह अपनी दुकान बंद करके अंदर आया तो उसके साथ एक और अट्टा कट्टा आदमी भी था। वो दोनों हमारे ही कमरे में बैठने के मूड में थे, मगर मैं उन्हें बहाने से इस कमरे में ले आया जहां दरी बिछी हुई थी और गाँव तकिए लगे हुए थे। परबत सिंह ने अलमारी में से शराब की बोतल निकालकर दरी पर रख दी और बाहर से पानी का जग और गिलास ले आया और पीने पिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। वो मुझे भी अपने साथ शामिल करना चाहते थे, मगर मैंने टाल दिया। मुझे उन दोनों की नीयत में फतूर नजर आ रहा था और मुझे ये अंदाजा लगाने में भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि परबत सिंह जानबूझकर किसी खास मकसद के तहत अपने दोस्त को लेकर आया था। वो देसी शराब थी जो जल्द अपना असर दिखाने लगी और वो दोनों बहकने लगे। प्रभु, तुम बड़े बदजोक हो गए हो, परबत सिंह का दोस्त कह रहा था। लौंडिया के बगैर भी कभी शराब का मजा आया है? तुम ठीक कहते हो दोस्त, परबत सिंह ने कहा। मैंने कलौंती को पैसा तो भेजा था, मगर वो साली पहले ही बुक हो चुकी थी। तुम्हारे घर में 2 लौंडियां बैठी हुई हैं, कलौंती या किसी और की क्या जरूरत है? दोस्त ने कहा। पकड़ लाओ उन सालियों को। नहीं जसपर, परबत सिंह ने कहा, उनकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वो मेहमान है। अबे साला हरामी, जसपर बोला। मेहमान होगी तेरी माँ, बल्कि तूने बहन भी बना ले तो कोई अर्ज नहीं। अपुन की तो मेहमान नहीं है ना। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और कनपटियां सुलगने लगी। परबत सिंह अभी पूरी तरह नहीं बहका था, मामले को काबू में रखने की कोशिश में था, मगर जसपर बेकाबू हो चुका था। मैं लेकर आता हूँ सालियों को। साला तू भी हरामी है, अकेले अकेले उन्हें हजम करना चाहता है। जसपर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो मैंने उसे बाजू से पकड़ दिया। उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और कमरे से निकल गया। मैं जब उस कमरे से निकला तो जसपर रत्ना वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रत्ना और शिशावरी एक दूसरे से लिपटी एक ही चारपाई पर सो रही थी। जसपर ने अंदर दाखिल होकर शिशावरी का बाजू पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। शिशावरी एकदम जाग गई, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। रत्ना भी एक झटके से उठ गई। मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर जसपर को बालों से पकड़कर पीछे खींच लिया और उसे धक्के देता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वो मुझसे ज्यादा कद्दावर और मुझसे ज्यादा ताकतवर था। वैसे भी शराब के नशे में था, इसलिए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मेरे सीने पर गुंसा मार दिया। मुझे यूं लगा जैसे सीने पर मनोवजनी हथौड़े से जरब लगाई गई हो। मेरी सांस रुकने लगी और सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। शिशावरी और रत्ना चारपाई से उठ गई। शिशावरी ने रिवाल्वर निकाल लिया। मेरा दिमाग घूम गया, अगर शिशावरी ने फायर कर दिया तो हम एक नई मुसीबत में फंस जाएंगे। गोली मत चलाना शिशावरी, मेरे हल्क से आवाज बमुश्किल निकल सकी। मैं एक हाथ से अपना सीना मसल रहा था। मेरी बात शायद शिशावरी की समझ में आ गई। रत्ना भी उसके साथ खड़ी थी। जसपर ने जैसे ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की, उन दोनों ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे का पट जसपर की पेशानी पर लगा। वो कराता हुआ पीछे की तरफ लुढ़क गया। इसी दौरान उस पर मैंने छलांग लगा दी और उसे धकेलता हुआ एक तरफ ले गया। जसपर अरना बैंसे की तरह टकराता रहा। उसने एक बार फिर मुझे उठाकर पटक दिया और दोबारा उस कमरे की तरफ लपका। इस मर्तबा मैंने उसकी एक टांग को पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो मुंह के बल गिरा, उसकी पेशानी जमीन से टकरा गई और वो करा उठा। मैं उससे गुस्सा होने की कोशिश की, मगर उसने एक बार फिर मुझे पटक दिया। रत्ना और शिशावरी कमरे से निकल आई। शिशावरी ने रिवाल्वर की नाल की तरफ से और उसके दस्ते से जसपर के सर पर जरब लगाने की कोशिश की, मगर वो वार सर की बजाय उसके कंधे पर लगा। इसी दौरान परबत सिंह भी अपने कमरे से निकल आया। वो भी पूरी तरह नशे में नहीं था, उसके आवाज किसी कदर काबू में थे। उस वक्त जसपर ने रत्ना को पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया था।
रत्ना उसके नोचते हुए बुरी तरह चीखने लगी। परबत सिंह तेजी से आगे बढ़ आया। यहाँ की सूरतेहाल देखकर उसका नशा हिरन होने लगा। मार साले को आरामी, उसने जेस्पर को जोरदार ठोकर रसीद कर दी और फिर हम दोनों उससे लिपट गए और घसीटते हुए कमरे में ले गए। मुझे डर था कि शोर की आवाज सुनकर पड़ोसी जमा ना हो जाए। तुम दोनों अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लो, मैंने रत्ना और शिशावरी की तरफ देखते हुए कहा और उन्होंने दूसरे कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। जेस्पर परबत सिंह के काबू में नहीं आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी कनपट्टी पर 2-3 घूंसे रसीद कर दिए। आखिरी घुंसा कारगर साबित हुआ और जेस्पर कराता हुआ ढेर हो गया। परबत सिंह ने उसकी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी थी। साला हरामी रंडी का बच्चा, वो हुराया, अब उनके माल पर नजर रखता है, काट दूंगा साले को। मैं एक बार फिर चौंक गया। शायद अब मुझे परबत सिंह से भी निमटना पड़े। परबत सिंह को भी एहसास हो गया था कि वो क्या कह गया है। तुम लोग अपुन का मेहमान हो साहब जी, वो अपनी बात का असर जायल करने के लिए बोला। मेहमान भगवान की दया होती है। अगर ये उन दोनों में से किसी देवी के साथ कुछ कर देता तो अपुन उसका कचूमर बना देता, जिंदा ना छोड़ता इसको। शुक्र है इसे भगवान याद आ गया। मैं झुककर जेस्पर को देखने लगा। जमीन पर टकराने से उसकी पेशानी फट गई थी जिससे खून बह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में तशवीश की कोई बात नहीं थी, सिर्फ खाल फटी थी। हमका क्षमा कर दो साहब जी। परबत सिंह मेरी तरफ देखते हुए बोला, अपुन को मालूम नहीं ये ऐसा हरामी पन करेगा, शोर से लोग जमा हो जाएंगे, इस तरह तो तुम्हारी भी बदनामी होगी। मैंने कहा यहाँ तो रोज ही ऐसा होवे थे साहब जी। वो बोला, लोग हमका आदी हो गए हैं, इधर को कोई नहीं आवेगा, तुम जाके सो जाओ, हम इसका बंदोबस्त कर लूंगा। मैं अपने कमरे में आ गया। रत्ना और शिशावरी बैठी हुई थी। शिशावरी के हाथ में अब भी रिवाल्वर मौजूद था। मैं दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। इस हंगामे के बाद जाहिर है नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दफातन मेरे जहन में एक और ख्याल आया। जेस्पर परबत सिंह का दोस्त था, वही उसे यहाँ लेकर आया था। उनकी इब्तदाई गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ था कि यहाँ रोजाना महफिलें जमती थी और कोई ना कोई औरत भी लाई जाती थी। आए दिन इस किस्म का गोल गुपाड़ा और हंगामे भी होते होंगे और बकौल परबत सिंह के पड़ोसी हंगामों के आदी हो चुके थे और किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करते थे। शरीफ लोग तो इस किस्म के लोगों के मुंह लगना भी वैसे पसंद नहीं करते। मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं था कि परबत सिंह ने आज का ये प्रोग्राम खास तौर पर बनाया था। उनकी नीयत वही थी जिसका इजहार जेस्पर ने शराब के नशे में किया। उन्होंने ये भी सोचा होगा कि मैं भी उनके साथ शराब पीऊंगा और अपने होशो आवाज खो बैठूंगा और वो लोग इस मौके से फायदा उठाकर रत्ना और शिशावरी पर झपट पड़ेंगे। लेकिन ना तो मैंने शराब पी और ना ही इस वक्त तक परबत सिंह नशे में आया था। मैंने जिस तरह जेस्पर के इरादे में मुदाखमत की थी उससे परबत सिंह को अंदाजा हो गया था कि बात बढ़ सकती है, इसलिए उसने जेस्पर का साथ नहीं दिया था और बाद में तो उसने हमारी हमायत भी की थी और जेस्पर को 2-3 लातें भी रसीद कर दी। परबत सिंह को अब तक तो यही मालूम था कि हमारा ताल्लुक पुलिस से है और हम बेस बदलकर खतरनाक मुजरिमों की तलाश में हैं। हो सकता है उसके ज़हन में ये बात आ गई हो कि हम उसे किसी मुसीबत में ना फंसा दें। मैंने शिशावरी और रत्ना की तरफ देखा, वो दोनों खामोश बैठी हुई थी। तुम लोग सो जाओ, मैंने कहा। अव्वल तो अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, अगर कोई बात हुई भी तो मैं जाग रहा हूँ, अब नींद कैसे आएगी? शिशावरी ने कहा। मुझे तो पहले ही शुबा था कि परबत सिंह की नीयत ठीक नहीं है। वो दिन में जिस तरह बार बार मुख्तलिफ बहानों से दुकान छोड़कर घर में आ रहा था, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई गड़बड़ जरूर करेगा। हो सकता है तुम दोनों के देखकर जेस्पर की नीयत बदल गई हो और वो शराब के नशे में बह गया हो। यह भी मुमकिन है ये प्रोग्राम परबत सिंह ही ने बनाया हो, लेकिन सूरतेहाल देखकर उसने रुख बदल लिया हो। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, रत्ना बोली। ऐसी हरकत दोबारा भी हो सकती है और हो सकता है वो इसके लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि हम मुजाहमत ना कर सके। इसलिए कल दिन में सबसे पहले हमें किसी दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त करना होगा। हाँ, सुबह सबसे पहले यही काम किया जाएगा, मैंने कहा। रात बीत रही थी, नींद हम तीनों में से किसी को नहीं आ रही थी। हम सरगोशियों में बातें करते रहे, लेकिन नींद तो ऐसी चीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि फांसी के तख्ते पर भी आ ही जाती है। शिशावरी और रत्ना भी नींद से मगलूब होगी। मैं कुर्सी पर बैठा जागते रहने की कोशिश करता रहा। मुझे भी नींद के झोंके आ रहे थे। कभी आंखें बंद हो जाती तो मेरा सर सीने पर झुकने लगता और फिर कोई झटका लगने से संभल जाता। मैं इस वक्त भी शायद ऊँग रहा था कि बाहर आहट सुनकर संभल गया। कदमों की आहट के साथ ही बातों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मैं अपनी जगह से उठकर बहुत मोहतात अंदाज में चलता हुआ दरवाजे के करीब आ गया। इसी दौरान मैंने जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया। कमरे का दरवाजा 2 फट का था जिसमें मामूली सी झुरी भी थी। मैंने झुरी में आंख लगाकर देखा, वो जेस्पर और परबत सिंह थे। जेस्पर के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था और परबत सिंह उसे हाथ पकड़े बाहर वाले दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कह रहा था, मान भी जा भाइया, वो तीनों पुलिस वाले हैं। मैंने हाथ पैर जोड़कर उन्हें चुप कराया है। अगर वो थाने वाले को बुला लेते तो तुम्हारे साथ मैं भी बंद हो चुका होता। उस लौंडिया को छोड़ूंगा नहीं, जेस्पर ने कहा। बाहर मिल गई तो सड़क पर ही चीर फाड़ कर फेंक दूंगा साली को। मेरा नाम भी जेस्पर है। हाँ, मैं जानता हूँ तेरा नाम जेस्पर है, पर तू अब जा यहाँ से और देख बाहर जाकर कोई ऐसी हरकत मत करियो। तू भी डरता है साला हरामी बुज़दिल, जेस्पर ने कहा। परबत सिंह ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद करके जंजीर चढ़ा दी और अपने कमरे की तरफ चला गया।
उस वक्त दिन का उजाला फैल रहा था। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। आधे घंटे बाद एक बार फिर कदमों की आहट और आंगन में दुकान वाला दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। उसके थोड़ी देर बाद मैंने उठकर कमरे का दरवाजा खोला। ताजा हवा का झोंका बड़ा फर्क बख्श महसूस हुआ। उस रोज नाश्ता करने के बाद 10 बजे के करीब हम परबत सिंह के मकान से निकल गए। उसे हमने यही बताया कि शाम तक वापस आ जाएंगे। रत्ना ने हस्बे मामूल वो थैला कंधे पर लटकाकर उसे चुनरी में छुपा लिया। उन दोनों के ये लिबास बहुत माकूल था और चुनरी के घूंघट से चेहरा भी छुपाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। पुलिस को एक मर्द और 2 औरतों की तलाश थी। पुलिस की निगाहों से बचने के लिए हमने ये तरीका इख्तियार किया कि मैं आगे चलता रहा और तकरीबन 20 गज पीछे रत्ना और शिशावरी चलती रही। सुबह मैंने जसपर की बातें भी सुनी थी। उसने परबत सिंह के घर से निकलते हुए धमकी दी थी कि लौंडिया को छोड़ेगा नहीं। उसका इशारा गालबन शिशावरी की तरफ था, क्योंकि रात को उसने हाथ भी शिशावरी पर डालने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि वो मौका पाकर कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। अगरचे परबत सिंह के मकान पर वापस आने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आज हर सूरत में कोई ना कोई महफूज ठिकाना तलाश करना था। मुझे रास्तों का कोई अंदाजा नहीं था। हम मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते रहे। मैं वक्फे वक्फे से पीछे मुड़कर देख लेता था और फिर यह देखकर चौंक गया कि 2 आदमी रत्ना और शिशावरी का पीछा कर रहे थे। मैं उन्हें 1-2 मरतबा पहले भी देख चुका था, मगर ज्यादा तवज्जो नहीं थी। अब मुझे यकीन कर लेना पड़ा कि वो रत्ना और शिशावरी ही का पीछा कर रहे थे। वो दोनों सूरतों ही से छटे हुए बदमाश लगते थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो रत्ना और शिशावरी को अकेली समझकर उनके पीछे लगे थे और उन्हें अभी तक कुछ करने का मौका नहीं मिला था। इन गुंडों की किसी वक्त भी पिटाई की जा सकती थी, लेकिन इससे मुझे भी मुदाखलत करनी पड़ती। मामला संगीन नोयत इख्तियार कर जाता तो बात पुलिस तक पहुंच सकती थी और इस तरह मजीद गड़बड़ होने का अंदेशा था। इसलिए मैंने सोचा कि इन गुंडों से उलझे बगैर निकलने की कोशिश की जाए। मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां हम तीनों इकट्ठे हो सके। शहर में पुलिस अगरचे अपनी सरगर्मियों में मसरूफ थी, लेकिन हमें अभी तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन फिर अचानक यूं लगा जैसे शहर में भौचाल आ गया हो। पुलिस की गाड़ियां तेजी से इधर उधर दौड़ती नजर आने लगी। आगे एक चौराहे पर पुलिस की एक पार्टी ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। बाद राहगीरों को भी रोककर पूछगछ की जाने लगी। मैं नारियल का पानी बेचने वाले एक ठेले के पास रुक गया। ठेले वाले ने एक नारियल में अस्ट्रा लगाकर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं वहीं खड़ा चुस्कियां लेने लगा। इसी दौरान रत्ना और शिशावरी भी वहां पहुंच गई। उन्हें यकीनन प्यास लग रही थी। वो भी एक एक नारियल लेकर कदरे अलग हटकर खड़ी होंगी। ये दोनों तुम्हारे साथ हैं? ठेले वाले ने पूछा। नहीं, मैंने नफी में सर हिला दिया। अरे घबराते क्यों हो भैया, इन दोनों लौंडियों के पैसे हम देंगे। ये आवाज सुनकर मैंने गर्दन घुमाई। वो दोनों गुंडे ठेले के करीब पहुंच गए और ये जुमला लंबे बालों वाले ने कहा था, जिसके बाहर निकले हुए दांत बिल्कुल पीले थे और फासला होने के बावजूद उसके मुंह से बदबू आ रही थी। वो दोनों भी नारियल लेकर पीने लगे। इसी दौरान पुलिस वाले इस तरफ निकल आए। शिशावरी नारियल पी चुकी थी। उसने ठेले वाले को पैसे देना चाहे तो लंबे बाल वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे रहने दो, तुम्हारे पैसे हम दे देंगे, वो दांत निकालते हुए बोला। छोड़ो मेरा हाथ, शिशावरी हुर्राई। ये हाथ तो अब कोई नहीं छुड़ा सकता जाने मन, वो डिठाई से बोला। उसने अपने पीछे पुलिस वालों को नहीं देखा था। मेरा फिलहाल मुदाखलत करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए खामोश खड़ा नारियल के पानी की चुस्कियां लेता रहा। शिशावरी एक बार फिर हुर्राई और अचानक ही दूसरे हाथ से उस गुंडे के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अबे तेरी तो, उस गुंडे के मुंह से एक गलीज गाली निकली। ए क्या हो रहा है? ये आवाज सुनकर उस गुंडे ने पीछे गर्दन घुमाई और पुलिस वालों को देखकर उसकी हवा सिरक गई। उसने शिशावरी का हाथ छोड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी। दूसरा साथी भी भाग खड़ा हुआ। एक पुलिस वाला उनके पीछे लपका, लेकिन वो दोनों हवा हो गए। तुम लोग कौन हो? तुम्हारे साथ कौन है? दूसरे पुलिस वाले ने शिशावरी को घूरा। गाँव से आई हुई हैं सौदा लेने के लिए। हमारे साथ कोई मर्द होता तो इन हरामियों के पल्लों को हमारे करीब आने की हिम्मत ना होती। इस थैले में क्या है? पुलिस वाला अब रत्ना की तरफ मुतवज्जो हो गया। ए, रत्ना ने उसे घूरा। हम चोर हैं क्या जो हमसे सवाल जवाब कर रहे हो? इन हरामियों के पल्लों को तो पकड़ नहीं सके। तुमको ले जाकर बंद कर दूंगा। ज्यादा जाने भी दो हुक्म। मैंने उस पुलिस वाले को बाजू से पकड़ दिया और उसे ठेले से आगे ले गया। एक तो तुम उन गुंडों को नहीं पकड़ सके जो इनके साथ ज्यादती की कोशिश में थे, ऊपर से इन बेचारी औरतों को धमका रहे हो। पुलिस वाले ने घूर कर मेरी तरफ देखा। वो शायद मेरे लहजे से मरूब हो गया था। सर झटक कर रह गया। वैसे ये मामला क्या है हवालदार? एकदम पुलिस की भागदौड़ क्यों मच गई है? मैंने पूछा। आतंकवादी घुस आए इस शहर में, पुलिस वाले ने कहा, और फिर उसने जो इंकशाफ किया वो खासा सनसनीखेज था। उस पुलिस वाले के कहने के मुताबिक सारसका से फरार होने वाले दहशतगर्द जंगल में घुस गए थे। पुलिस की एक पार्टी भी उनके ताकुब में थी। दूसरे रोज पुलिस पार्टी और दहशतगर्दों का आमना सामना हो गया। दहशतगर्दों ने, जिनमें एक मर्द और 2 औरतें शामिल हैं, किसी तरह उन पुलिस वालों पर काबू पा लिया। उन्होंने पुलिस वालों को बेहोश करके उनकी वर्दियां पहन ली और उनकी जीप पर फरार हो गए। वो तीनों पुलिस वाले आज सुबह किसी न किसी तरह जंगल से निकल आने में कामयाब हो गए। जंगल से 2-3 कोस दूर बूंद नामी बस्ती के करीब खेतों में एक कटिया में उन्हें पुलिस की तीनों वर्दियां मिल गईं। वो लोग बस्ती में दाखिल हुए।
बस्ती वालों ने उन्हें आतंकवादी समझकर पकड़ लिया। वो यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वो पुलिस के आदमी है, मगर बस्ती वालों ने उनकी एक ना सुनी और मार पीट कर रस्सियों से बांध दिया और कोट पतली के थाने में इतला कर दी। पुलिस की एक पार्टी फौरन ही भून पहुंच गई। तब वहाँ एक और इंकिशाफ हुआ। गांव के मुखिया ने बताया कि 2 दिन पहले 2 औरतें और एक आदमी पुलिस की वर्दी में पुलिस की जीप पर जंगल से बरामद हुए थे। उन्होंने मुखिया को बताया कि वो जंगल में डाकुओं का ताकुब कर रहे थे और फिर सारी बात खुल गई। मुखिया ने बताया कि वो उन लोगों को कोट पतली में अपने भाई के घर छोड़ गया था। पुलिस ने उसके भाई परबत सिंह के घर पर छापा मारा, जिसने ये इंकिशाफ किया कि वो लोग 2 घंटे पहले ही यहाँ से निकले हैं। पुलिस ने परबत सिंह को भी हिरासत में ले लिया और शहर भर में उन तीनों की तलाश जारी कर दी, एक मर्द और 2 खूबसूरत औरतें। और हम भी उन्हीं की तलाश में है भैया, वो पुलिस वाला कह रहा था। हम का मिल जावे तो अपनी किस्मत बदल जावे, पर अपनी किस्मत ऐसी कहाँ। बाज़-औक़ात किस्मत की देवी करीब से आकर गुजर जाती है, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। हो सकता है वो लोग तुम्हारे आसपास ही कहीं मौजूद हों और तुम उन्हें पहचान ना सकते हो। हाँ ये भी ठीक है, पुलिस वाले ने गहरा सांस लेते हुए कहा और उस तरफ चला गया जिस तरफ उसका साथी गुंडों के पीछे गया था। मैंने रत्ना और शिशावरी को इशारा किया और फिर हम तीनों इकट्ठे ही एक तरफ चल पड़े। थैले वाला मैंने खेज नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। अगले मोड़ पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दोनों पुलिस वाले वापस आकर ठेले वाले से कुछ पूछ रहे थे और ठेले वाला उन्हें इशारा करते हुए कुछ बता रहा था। फूट लो यहाँ से, मैंने मुड़ते हुए कहा। उन्हें शुबा हो गया है, वो ठेले वाले से हमारे बारे में पूछ रहा है। हम तीनों तेज तेज चलते हुए एक तंग सी गली में दाखिल हो गए और फिर मुख्तलिफ गलियों में घूमते हुए लंबे सड़क उस छोटे से मैदान में पहुंच गए जहाँ मछली मंडी लगी हुई थी। 2 रोज पहले मुखिया हमें सबसे पहले यहीं लेकर आया था और बे व्यापारियों से मछलियों का सौदा करने के बाद परबत सिंह की तरफ गए थे। घास फूस के छप्पर और तरपालों वगैरह के साइबान थे जिनके नीचे तख्तों पर दुकानें लगी हुई थी। सुबह भी यहाँ माल आता था, दोपहर तक मंडी लगती थी। आम गाहकों के लिए तो दुकानें भरी रहती थी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लोग ताज़ा मछली खरीदने के लिए यहाँ आते थे। दुकानों की 3-4 गलियां सी बन गई, यहाँ खासा रश था। मछली की बू से दिमाग फटा जा रहा था। हम तीनों लोगों के बीचों में रास्ता बनाते हुए चलते रहे। मेरा ख्याल था कि हम मछली मंडी की दूसरी तरफ निकलकर किसी और इलाके में निकल जाएंगे। आगे गलियों के एक चौराहा सा बन गया था, मैं वहां से सीधा आगे निकल गया। अभी 2-3 कदम ही बढ़ा था कि रत्ना ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। क्या बात है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो उधर देखा, उसने दाईं तरफ गली में इशारा किया। वो समित्रा है, वो उस तरफ नीली साड़ी वाली उस औरत का रुख दूसरी तरफ था। शायद रत्ना ने करीब से गुजरते हुए उसे देख लिया था। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो औरत जैसी बूढ़ी मेरी आंखों में चमक उभर आई। वो समित्रा ही थी जिसने तिनकों की एक टोकरी हाथ में लटका रखी थी। मैं तेज तेज कदम उठाता उसके करीब पहुंच गया। मुझे अचानक ही अपने सामने देखकर एक लम्हे को उसके चेहरे के तासरात बदल गए और फिर दूसरे लम्हे उसकी आंखों में भी चमक उभर आई। उसने शिशावरी और रत्ना की तरफ देखा मगर ज्यादा गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। मेरे पीछे पीछे चले आओ, उसने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा और टोकरी संभाले तेज कदम उठाती हुई एक तरफ चल पड़ी। हम भी कुछ फासला देकर एक दूसरे के पीछे चलते रहे। मछली मार्केट की तरफ कई गाड़ियां खड़ी थी। समित्रा एक सफेद कार के करीब रुक गई। पर्स में से चाबी निकालकर पहले ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और फिर अंदर बैठकर दूसरे दरवाजों की लाग नाबे हटा दी। रत्ना और शिशावरी पिछली सीट पर बैठ गई और मैं आगे पैसेंजर सीट पर। समित्रा ने इंजन स्टार्ट किया और कार हरकत में आ गई। 2 दिन पहले ये इतला मिली थी कि पाकिस्तानी दहशतगर्द पहले जयपुर और फिर सारसका से फरार होकर जंगल में दाखिल हो चुका है, जिसके साथ 2 औरतें भी हैं। पहले तो ये बताया गया कि एक औरत उसकी साथी है और दूसरी महकमा सियाहत की गाइड भी, जिसे यरगमाल बनाया गया है। लेकिन अगले रोज ये खबर आई कि वो गाइड भी उनके साथ मिली हुई है और फरार का सारा मंसूबा उसी ने तैयार किया है। जयपुर और सारसका में उसके कुछ और साथी भी पकड़े गए हैं, समित्रा कह रही थी। वो कार को किसी बड़ी सड़क पर लाने की बजाय गलियों ही गलियों में लिए जा रही थी, जहां रोके जाने का एहतमाल नहीं था। ये खबर सुनकर मैं तो परेशान हो गई। मेरा ख्याल था कि तुम लोग हिंदुस्तान से जा चुके होगे, वो कह रही थी। बहरहाल मुझे परेशानी इस बात पर थी कि अगर तुम लोग जंगल के खूनी दरिंदों से बच गए तो पुलिस के हाथ लग जाओगे, क्योंकि पुलिस ने जंगल से कोट पतली की तरफ आने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर रखी है। और अभी कुछ देर पहले मैंने मछली मंडी मार्केट में यह खबर सुनी है कि तुम लोग इसी शहर में दाखिल हो चुके हो। हम 2 दिन पहले यहाँ आ गए थे, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। कल हमने तुम्हें कार ही में देखा था और मैं पुकारता रहा, तुम्हारे पीछे भी लपका, लेकिन तुम्हारी कार निकल चुकी थी। ओह, कहाँ देखा था? समित्रा ने पूछा। जगह तो मुझे याद नहीं, मगर तुम्हारी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, मैंने कहा। मैं देखकर तुम्हारी कार की तरफ लपका तो सिग्नल खुल गया और तुम्हारी कार तेजी से आगे निकल गई। और आज मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, आज तो हम बाल बाल बचे हैं। अगर हम घर पर होते तो अब तक सलाखों के पीछे बंद हो चुके होते। पुलिस के पहुंचने से सिर्फ 2 घंटे पहले वहां से निकल गए थे। मैं उसे पुलिस कांस्टेबल से सुनी हुई बात बताने लगा। अच्छा हुआ तुम मिल गई, वरना आज कोई महफूज जगह तलाश करने में खासी दुश्वारी पेश आती। समित्रा ने इस मरतबा कोई बात नहीं की। सामने एक बड़ी सड़क थी, क्रॉस करती हुई जैली सड़कों से वहां एक छोटा सा चौराहा बन गया, मगर वहां कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं था।
समित्रा ने कार की रफ्तार कम कर ली, दाईं बाईं देखा और बड़ी सड़क क्रॉस करती हुई दूसरी की जैली सड़क पर निकल आई। ये शहर का शुमाली इलाका था। यहाँ आबादी टीलों पर मुश्तमिल थी। छोटे बड़े बंगले थे जो एक दूसरे से फासले पर थे। सब्जा भी खासा था और कद्दावर दरख्तों की भी बहुतात थी। समित्रा ने कार एक तंग सी सड़क पर मोड़ ली और फिर उसे एक टीले पर जाने वाले रास्ते पर घुमा दिया। टीले पर वो बंगला ज्यादा बड़ा नहीं था। समित्रा ने गेट के सामने कार रोकी, नीचे उतरकर गेट खोला और फिर कार को अंदर ले गई और दोबारा नीचे उतरकर गेट बंद करने चली गई। इसी दौरान हम कार से उतर चुके थे। समित्रा गेट बंद करके वापस हुई तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी।